एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, एज वी नो कि हमारी हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल सीरीज़ चली हुई है जिसमें यह हमारी क्लास नंबर 5 है। होप आपने पहली 4 वीडियोस देख ली होंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी विद द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिनके आगे आने के चांसेस हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि द पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो पेरिस्कोप है ना उसको आप किसके लिए यूज़ करते हो या वह किस सिद्धांत पर उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर इज द रिफ्लेक्शन, यानी जो हमारा परावर्तन होता है ना, जो पेरिस्कोप है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, आपका रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। अभी पेरिस्कोप क्या होता है ये सीखते हैं। पेरिस्कोप का मतलब है कि समुद्र की गतिविधियों को देखने के लिए आप जिसका यूज़ करते हो उसी को ही क्या बोला जाता है, पेरिस्कोप। लिख लेंगे इसको कि समुद्र की गतिविधियों को देखने के लिए, समुद्र की जो भी गतिविधियां हैं ना उसको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका, तो रिफ्लेक्शन पर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण लगा होता है। कौन सा मिरर लगा होता है, प्लेन दर्पण, आपका समतल मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे समुद्र की गतिविधियों की बात की है तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो है समुंदर की गहराई को हम किस में मेज़र करते हैं, या जो समुंदर है सी है उसकी डेप्थ को हम किस में मेज़र करते हैं, तो हमारा आ जाएगा फैथोमीटर। ठीक है, फैथोमीटर में जो है हम समुंदर की गहराई को मापते हैं। ठीक है, और अगर आ जाए जो समुंदर की दूरी है या जो भी समुंदर की डिस्टेंस होती है उसको हम किस में मापते हैं, तो हमारा आ जाएगा नॉटिकल माइल। ये भी याद रखेंगे किस में मापते हैं, नॉटिकल माइल। ठीक है, और 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है, तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पेरिस्कोप हमें पता लगा रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है ना। और जैसे लिखा है और अच्छे ऑप्शन की मैं बात करती हूँ, जैसे लिखा है TIR मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी देखो TIR से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, यानी कि प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर यानी आपका प्रकाशिकी तंतु, वह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपका आ जाएगा TIR। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में ये पूछ लिया पेरिस्कोप किस पर काम करता है तो अगली बार वो ये इसके आसपास का जरूर पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, तो आपका आ जाएगा TIR। और यहाँ से याद रखेंगे कि हीरे में चमक का भी क्या कारण होता है, जो डायमंड है ना उसमें शाइन का क्या कारण है, तो आपका आ जाएगा TIR। वैसे तो जो डायमंड है, हीरा है, वो एक नॉन मेटल होती है और अधातुएं नॉन मेटल में चमक नहीं होती, लेकिन हीरे में चमक का क्या कारण है, आपका TIR। ठीक है, एक और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे कि मृगचिका का बनना होता है ना कि दूर से पानी दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं होता डेजर्ट वगैरह में। ठीक है, तो मृगचिका का बनना आपका हो जाता है TIR। यहाँ से ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखेंगे। तीनों फिनोमिना जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, तो TIR पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन से भी हम याद रख सकते हैं जितने भी ये पानी वाले एग्जाम्पल होते हैं ना, जैसे कि पानी में पानी के तल पर जो सिक्का होता है, पानी के तल पर जो भी आपका सिक्का है उसका उठा हुआ प्रतीत होना है ना, सिक्का जो आप पानी में डालो और वो जो थोड़ा सा अपने तल से अपने बॉटम से उठा हुआ दिखाई देता है, रीज़न इज दैट रिफ्रैक्शन हो जाता है ना। एक और एग्जाम्पल आता है पेपर में, बहुत बार रिपीटेड है कि किसी ग्लास में आप पेंसिल डालो तो वो मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देती है, रीज़न इज द रिफ्रैक्शन, यानी कि पानी में
अगर आप पेंसिल डालो किसी ग्लास में तो जो पेंसिल है उसका क्या दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना या फिर टूटी हुई दिखाई देना। क्या रीज़न आ जाता है आपका, रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से एक और पेपर में पूछा था कि जैसे मछली है वो जिस अपनी सरफेस पे होती है तैरती हुई उससे थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, रीज़न इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। समझ में आ जाएगा, जितने प्रिंसिपल लिखे सारे ही इम्पोर्टेंट है। फिर एक हम स्कैटरिंग से भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा आसमान है ना, आकाश का नीला रंग किसकी वजह से दिखाई देता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में इसके बारे में जो है डिटेल में बताया था कि तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या होती है और प्रकाश में प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कैसे होता है। वहाँ से भी इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो अगर क्वेश्चन आता है आसमान का नीला रंग किसकी वजह से है तो आपने कहना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अगर आ जाता है कि सुबह या शाम के टाइम जो आसमान है उसका रंग जो होता है हल्का लाल दिखाई देता है तो उसका भी क्या कारण है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एक और यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो खतरे का रंग होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है, तो रीज़न इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। खतरे का रंग कैसा दिखाई देता है, खतरे का लाल रंग। बाकी हमने डिटेल में आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर वीडियो भी बना रखी है, इनका क्या क्या कारण है, क्यों ऐसा दिखाई देता है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी इसको रिवाइज पूरा वार्म अप कर सकते हो। क्लियर है, तो जितने पॉइंट लिखे हैं, जितने फिनोमिना लिखे हैं सबको नोट कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इज द पेरिस्कोप किस पे काम करता है, आपका रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट नीड आयरन टू रस्ट, यानी कि लोहे में जंग लगने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या चीज़ चाहिए कि लोहे में जंग लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा ऑक्सीजन एंड वाटर। जैसे लोहा है वो बाहर किसके कॉन्टैक्ट में है, एयर के कॉन्टैक्ट में है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में है, साथ साथ मॉइस्चर वाटर भी उसके ऊपर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जब लोहे पर जंग लग जाएगा तो उसका वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे कि लोहे पर जब जंग लग जाएगा ना, लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार होगा ना, उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लोहे का वेट क्या हो जाएगा आपका, लोहे पर जंग लगने से उसका भार, ये पेपर में पूछा था कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसके भार पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उतना ही रहेगा। तो आप क्या आंसर टिक करोगे कि जंग लगने से लोहे का भार जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो लोहा है उस पर जो जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे Fe2O3 यानी आपका आयरन ऑक्साइड क्या हो जाता है, जंग का क्या फॉर्मूला हो जाता है, जो रस्टिंग हो जाती है फॉर्मूला होते हैं Fe2O3, ठीक है। एक और यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद रखोगे कि लोहे को अगर आपने जंग से बचाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे पर जंग से, लोहे को जंग से या रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, या फिर यूँ बोलूँ कि जिंक क्लोराइड की लेयर चढ़ा देते हैं। वैसे तो आपको जिंक ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये भी दिख सकता है किसकी परत हम यहाँ पर चढ़ाते हैं, जिंक क्लोराइड की परत यहाँ पर चढ़ाते हैं, या इसी को ही आप कह देते हो गल्वेनिलाइजेशन। किसके परत चढ़ाते हैं, गल्वेनिलाइजेशन, मतलब कि आपका जस्तीकरण। तो लोहे पर जब जिंक की परत को चढ़ाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, याद रखेंगे आपका गल्वेनिलाइजेशन यानी कि जस्तीकरण। बाकी पेंट वगैरह करके भी लोहे को जो है हम जंग से बचा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, आयरन को अगर आपने जंग से, आयरन को जंग जब लगता है तो
क्या जिम्मेवार है, ऑक्सीजन और वाटर कैसे बचा सकते हो वो सीखा, भार बढ़ जाता है और आपका फॉर्मूला हो जाता है Fe2O3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसिस बाय द लिवर, यानी कि इसमें से किस विटामिन का जो संश्लेषण है ना वो आपका यकृत यानी कि लीवर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से आपका विटामिन ए का संश्लेषण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, लिवर द्वारा किया जाता है। जैसे हमें पता है कि जो विटामिन है आपका वो आपके दो तरह के होते हैं, एक तो आपके वसा में घुलनशील, मतलब कि आपके फैट सॉल्यूबल हो जाएंगे, है ना, वसा में घुलनशील आपके फैट सॉल्यूबल, और एक हो जाते हैं हमारे जल में घुलनशील, मतलब कि आपका वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, तो मैंने जितने विटामिन यहाँ लिखे हैं देखो ए के डी ई, तो ये इसको ऐसे याद कर लेना कीड़ा, तो ये तो हमारे क्या होते हैं, फैट सॉल्यूबल वसा में घुलनशील, और बाकी जो दो बचे विटामिन बी एंड विटामिन सी ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्यूबल, जो बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, यूरिन या स्वेट के थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन ए है ना उसका सिंथेसिस कौन करता है, आपका लिवर यानी कि यकृत करता है। ठीक है, अगर बात करें विटामिन ए के बारे में, एक तो सबसे पहले सीखते हैं इसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो आपका हो जाएगा रेटिनॉल, ये भी याद रखेंगे, केमिकल नेम हो जाता है रेटिनॉल। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो आपका गाजर में मिलता है, किस में मिलता है, गाजर में, और इसी को ही कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, मतलब कि हमें रोग प्रतिरोधी क्षमता देता है और किसी भी इन्फेक्शन से हमें जो है बचा कर रखता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो याद रखेंगे आपका रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आपका रतौंधी रोग, जिसमें जो है डिम लाइट में चीज़ें सही से नहीं दिखाई देती, और आपका कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो एक जन्मजात बीमारी है जिसमें जो पर्सन है ना उसको रेड और ग्रीन कलर देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। कौन कौन सा कलर बोला, रेड और आपका ग्रीन कलर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पर्सन डिम लाइट में नहीं देख पाता। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के से याद रखेंगे कि रक्त का थक्का जमाने में या ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में, तो आपका आ जाएगा विटामिन के। कौन काम करता है, विटामिन के काम करता है। और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो कौन सी डिसीज़ होगी, हीमोफीलिया, ये भी याद रखेंगे, हीमोफीलिया, जिसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होती है। सबसे पहले ये बीमारी जो थी महारानी विक्टोरिया को हुई थी, इसीलिए इस बीमारी को कहा जाता है अमीरों की बीमारी या फिर आपका रॉयल डिसीज़। तो आपने याद रखना है विटामिन के की कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया, और के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट जैसे विटामिन डी लिखा है तो विटामिन डी से याद रखेंगे इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है आपका, कैल्सीफिरोल, क्या हो जाएगा, कैल्सीफिरोल हो जाएगा। विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन आपका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं विटामिन ई की, तो इसका नेम याद रखेंगे आपका टोकोफिरोल, इसका केमिकल नेम हो जाता है टोकोफिरोल। कई बार ना आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिलेगा कि लीवर को कौन सिंथेसिस करता है, तो ए और डी दोनों यहाँ से जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो विटामिन ई हो गया हमारा टोकोफिरोल, क्या हो जाएगा, टोकोफिरोल। विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन।
ठीक है, विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता। ठीक है, इनफर्टिलिटी मतलब आपका नपुंसकता। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, मतलब इसमें से क्या जो है वो रासायनिक बदलाव आपका नहीं है। तो रासायनिक बदलाव क्या नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज द, देखिएगा जैसे पहले लिखा है बर्निंग ऑफ द पेपर, इससे पहले ये जानिएगा रासायनिक बदलाव यानी केमिकल चेंज होता क्या है, जिसमें एक चीज़ खत्म हो जाएगी फिर दोबारा वैसी सेम नहीं बनेगी। ठीक है, तो जैसे कागज है, कागज का जलना, जब कागज जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, उसके बाद आपको वही कागज दोबारा नहीं मिलेगा, तो दिस इज द केमिकल चेंज, यानी ये कैसा हो गया हमारा रासायनिक बदलाव। लेकिन हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या बताना है कि क्या नहीं है, तो ये तो रासायनिक बदलाव हो गया क्योंकि ये तो एक बार जलाया उसके बाद क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। बाकी कागज से एक चीज़ याद रखेंगे, कागज किसका बना होता है, तो आपका सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। कागज किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते हैं कागज कहाँ सबसे पहले बना था, तो आपका हो जाएगा चीन में, चीन से है। और एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि अखबारी कागज के लिए क्या है, अखबारी कागज के लिए कौन सा नगर अच्छा है, तो आपका हो जाएगा नेपा नगर। क्या आ जाएगा, नेपा नगर, ये जो है अखबारी कागज के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, तो कागज का जलना क्या हो जाता है, एक रासायनिक बदलाव हो जाता है। नेक्स्ट लिखा जैसे फूड का डाइजेशन, एक बार फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया उसके बाद दोबारा वही फूड बनाना क्या देगा, दिक्कत देगा, वो बनेगा ही नहीं। तो ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पानी का भाप में बदलना, मतलब जो वाटर है उसका वेपर में बदलना। यस, वाटर को वेपर में जब बदलेगा उसको क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन यानी कि आपका संघनन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, संघनन प्रक्रिया हो जाएगा। तो पानी का भाप में बदलना ये हमारा है फिजिकल चेंज, क्योंकि उसको आप फिर से इकट्ठा करके दोबारा पानी बना सकते हो, तो ये फिजिकल चेंज यानी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने पूछा है कि क्या रासायनिक बदलाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोयले का जलना। अगर कोयला है वो जल जाएगा, वो बर्न होगा, सिंपल सी बात है, कौन सा चेंज होगा आपका, केमिकल चेंज, क्योंकि जलने के बाद वो ख़त्म, उसके बाद वो दोबारा से नहीं मिल पाएगा। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है, जब कोयला जलता है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चन और सीखिएगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड में पेपर में पूछा, अगर नाइट्रोजन ऐड हो उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर गैस। अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो उसको बोला जाता है वोटर गैस। क्या बोला जाता है, वोटर गैस। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन ऐड होना उसको कहते हो फोस्जीन। और ये फोस्जीन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। तो तीनों ही पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है जी, इतना समझ में आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कोयले का सबसे अच्छा रूप कौन सा है, सबसे प्योर रूप कौन सा है, तो आपका आ जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। और सबसे खराब रूप पूछे तो वो हो जाता है आपका पीट। ठीक है, चलिएगा, इतना क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं, जो भी क्वेश्चन बनाया है उसको बड़े अच्छे से नोट कीजिएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द